जी सर। मोहम्मद आशिक। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर आप। जी जी सर पूछे। अच्छा सर, जो ग्रुप में एक पोस्टर शेयर किया गया था उसमें तीन कोर्सेज थे, उनमें से एक वेब डेवलपमेंट का था। तो जो वेब डेवलपमेंट का था उसका जो टाइम था वो 10 PM था। सर एक्चुअली ऐसे है कि आई कोड गुरु पे वेब डेवलपमेंट के दो कोर्स चल रही हैं। ये एक मस्ट ट्रैक के है जो सुबह टाइम है, और जो रात टाइम है वो वर्ड प्रेस का है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, एक और चीज़ पूछ सकता हूँ? जी जी सर ज़रूर। अच्छा सर, एक बिगिनर जो बिल्कुल स्टार्ट से ले रहा हो तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? सुबह वाला सेशन ले या 10 PM वाला? क्योंकि मैं दोनों टाइम में फ्री होता हूँ। सर ऐसे कि आपके लिए अब वर्ड प्रेस ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आपको एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत पता है तो आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं मस्ट ट्रैक से, क्योंकि हमारा ये फेज 2 है। फेज 1 में हमने ऑलरेडी ये चीज़ें कवर करवा दी हुई हैं। लेकिन जो रात टाइम होगा वर्ड प्रेस का वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मिशनूर ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूंगी ना? मैम मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हुई है। सर, स्लाइड्स जो आर्ट पर गुरु की स्लाइड्स हैं उनको आप कंटिन्यू कर लेंगे फिर अपना लेक्चर। ओके। कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर, सर विजिबल। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि हमें पता है कि हम आई कोड गुरु पे हैं, तो थोड़ा सा आई कोड गुरु का इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आई कोड गुरु क्या चीज़ है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, या आई कोड गुरु कैसे काम करता है, और आई कोड गुरु के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। तो आई कोड गुरु एक ऐसा वॉलंटियर फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे आते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू नीड्स यहाँ पे अपनी स्किल सीखते हैं और उसे बाद में अपनी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और अपना फ्यूचर में आगे ग्रो करते हैं। आई कोड गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। इसका मतलब है कि हम अपना नॉलेज यहाँ पे आके शेयर करते हैं दूसरों के साथ, और दूसरों के नॉलेज से हम सीखते हैं, इस तरह हम इकट्ठे ग्रो करते हैं। आई कोड गुरु के जो फाउंडर है, प्रेसिडेंट है, वो है डॉक्टर जफर शाहिद, जो कि यूएसए में रहते हैं, एक सिलिकॉन वैली में। और ये कह लेंगे, और ये मेटा में इंजीनियरिंग लीड हैं। आई कोड गुरु का मिशन क्या है कि वो पाकिस्तान में एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करे, हाई टेक स्किल्स का है बच्चों को, और इंटरनेशनल मेंटोर से उनकी गपशप करवाए, मतलब कि उनसे वो बातचीत करें कि कैसे हम इंटरनेशनल कैरियर अपना परस्यू कर सकते हैं। आई कोड गुरु का जो मेन फोकस होता है वो इन चंद एक चीज़ों पे नहीं होता, बल्कि ये वाइडली सब कुछ सिखाते हैं। तो जिसमें कह लें कि 20 सेशंस होते हैं पर डे, और एक वीकली वेबिनार होता है जिसमें इंटरनेशनल मेंटोर्स आते हैं जो बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें मार्केट में अप टू डेटेड हैं। पाइथन के कोर्स करवाए जाते हैं यहाँ पे, और फ्री इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के टेस्ट भी क्लियर करवाने के लिए तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि आइट्स हो गया, डुलिंगो हो गया, एंड GRE। उसके बाद हाई टेक कंपनीज में जॉब सिक्योर करने के लिए यहाँ पे DSA या लीड कोड के प्रॉब्लम्स सोल्व करवाए जाते हैं। कह लें कि इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की जाती है। उसके बाद आजकल आपको पता है कि मार्केट में ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
तो उस चीज़ के भी यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, डाटा साइंस हो गया, जनरेटिव एआई के भी दिए जाते हैं। ये सारे के सारे सेशंस यूट्यूब पे लाइव भी जाते हैं, रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे पड़ी होती है, ताकि अगर किसी का कोई सेशन मिस हो जाए तो वहां से जाके देख सके। आई कोड गुरु की जो रिसेंट अचीवमेंट्स है, अब उनकी बात कर लेते हैं। तो वो ये है कि 1,000 से ऊपर इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, कंपटीशंस के अवार्ड्स वगैरह हैं आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स के पास, जिसमें से कह लेंगे 100 से ज्यादा फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की हुई हैं बच्चों ने यहाँ पे यूएसए में और दूसरे कंट्रीज में भी। लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप सिक्योर की हुई हैं, जैसे कि वो जापान की थी, तो एक जापान की थी और दो थी उधर की, दुबई की। तो आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स ने वहां पे भी सिक्योर की हुई हैं अपनी पोजीशंस वगैरह। 749 टीम्स ने विन किया हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पजल कंपटीशन। 255 मेंटोर्स हैं आई कोड गुरु के ऊपर, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम होता है कोड इन प्लेस, जहाँ पे बच्चों को इंटरनेशनली पाइथन वगैरह पाइथन पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हुए हैं। उसके बाद 3 आई कोडर्स, 300 कह लें कि कंपटीशन हुआ था एमआईटी इंजीनियरिंग टैलेंट प्रोग्राम का, तो वहाँ पे 3 आई कोडर ने एक अच्छी खासी पोजीशन सिक्योर की हुई है। 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है गूगल कोड जैम में, एंड 3 इंटर्न्स वेंट टू द दुबई एविएशन ग्रुप। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अबू धाबी में ऐसे इंटर्नशिप सिक्योर की हुई हैं आई कोड गुड्स ने। अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को देखा जाए तो बच्चे किस यूनिवर्सिटी से थे और कहाँ कहाँ उन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर किया है और उनकी प्रोफाइल क्या क्या थी। तो सबसे पहले इनके सीजीपीए के बारे में बात करते हैं, तो सीजीपीए 3.1 से 3.8 थी। आइट्स की जो रेंज थी वो 6.5 से 7.5 बैंड्स थे उनके। पब्लिकेशन जीरो थी उनकी, बल्कि उनका कोई पेपर पब्लिकेशन नहीं हुआ था अभी, ना कोई साइटेशन थी, ना ही कोई आर्टिकल था अभी। जीआरई रिक्वायर्ड नहीं था। स्टडी गैप, जैसे हमने काफी दफा सुना होगा ये अपने दूसरों से भी, कि स्टडी गैप बहुत मैटर करता है, ऐसे है या वैसे है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। 15-15 साल के भी स्टडी गैप्स देखे हैं। इवन की एक मदर थी, तो उन्होंने आई थिंक 15 से या 18 साल के बाद अपने कंटिन्यू किया था पीएचडी, तो उनकी भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप यहाँ पे सिक्योर हुई है यूएसए में। ये 100% फी वेवर थी, ठीक है। स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड्स मिली हैं उनको यूएसए में, वो $1,100 से लेके $3,000 तक है। बैंक स्टेटमेंट जो चाहिए होती है वो भी जीरो थी, क्योंकि ये सारे फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे गए थे। और जो 2025 में फुली फंडेड स्कॉलरशिप यूएसए में सिक्योर हुई हैं, तो उनका भी ऑलमोस्ट तकरीबन यही प्रोफाइल्स थी। आई कोड गुरु का एक छोटा सा ग्राफ है, जिसमें दिखाया गया है कि जब 2022 में स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में सिलेक्शन हुई थी बच्चों की, तो तब हमारे पास 10,000 से ज्यादा आई कोडर्स थे। लेकिन उनमें तब कोई सिलेक्शन नहीं हुई थी कोड कोड इन प्लेस में। 2023 में 11 एलटीए गए, सॉरी, टीचिंग असिस्टेंटशिप्स गए थे, सेक्शन लीडर सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद आप देख सकते 2024 में आई कोड गुरु की ग्रोथ हुई, तो 30,000 आई कोडर्स बन गए थे आई कोड गुरु के ऊपर। इनके 30,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे सीखने आए थे हमारे पास। तो तब 72 सेक्शन लीडर सेलेक्ट हुए, तो 38 टीम्स ने विन किया था हार्डवर्ड हार्डवर्ड का पजल डे कंपटीशन। इसी तरह 2025 का रिकॉर्ड है और इसी तरह 2026 का रिकॉर्ड है हमारे पास। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो 2026 में हुई है। हमारे पास तकरीबन 125,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आई कोड गुरु के ऊपर, जिनमें से 255 प्लस सेक्शन लीडर सेलेक्ट हुए हैं। तो ये था आई कोड गुरु का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं हम आगे अपने कोर्स की तरफ। तो मिस बिंदा इट्स अब आपकी तरफ, आप कंटिन्यू कर सकते श्योर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा फेज 2 है वेब डेवलपमेंट का। फेज 1 में हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेलविंड और फिग्मा गिटहब को देखा।
और इसमें हम बात करेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट की, कि एक फुल फ्लेज यानी एक ऐसी वेबसाइट जिसमें डेटाबेस भी हो, फ्रंट एंड भी हो, बैक एंड भी हो, हम उसे कैसे बनाएंगे। मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों क्लियर है? क्लियर है। ओके। तो मर्न स्टैक बेसिकली, ये जो मर्न का वर्ड है, इट इज एक्चुअली एन एब्रिविएशन, स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड जेएस। ये इनका कॉम्बिनेशन है। अच्छा अब मैम, मेरे वेबसाइट, क्वेश्चन ओके जी। इसकी कोई प्री रिक्विजिट या पहले आपको कुछ चीज़ आनी चाहिए, मतलब HTML ये सारी कोई चीज़ वगैरह? जी सर, बिल्कुल मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया था कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो ट्राई करें कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपको, मतलब उसका हाउ नो हाउ होनी चाहिए, कि आपको पता हो कि वेबसाइट कैसे काम कर रही है। टैग्स का पता होना चाहिए, स्टाइलिंग का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जावास्क्रिप्ट का पता हो कि किस तरह से डोम एलिमेंट्स को हम मैनिपुलेट करते हैं। ओके मैम। व्हाट एक्चुअली इज अ वेबसाइट? तो वेबसाइट क्या है? अब वेबसाइट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ पेजेस दैट यू कैन ओपन यूजिंग अ वेब ब्राउजर। कोई भी वेब ब्राउजर के थ्रू आप, जब आप वेब ब्राउजर पर जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो जो वेब पेजेस ओपन होते हैं उन्हें हम वेबसाइट कहते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ डिजिटल बुक जिसके बहुत से पेजेस होते हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। यू कैन विजिट पेजेस ऑन अ फोन, टैबलेट और कंप्यूटर। तो आप किसी भी डिवाइस पर इन वेबसाइट्स को, इन पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक है, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है। ऐसे आप गूगल पर जब सर्च करते हैं एक ऐसे ऐप के थ्रू, तो आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं, टैबलेट पर भी देख सकते हैं और लैपटॉप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब बात आती है इंटरनेट के वर्क करने के, कि इंटरनेट कैसे काम करता है। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो कैसे आप कुछ सर्च करते हैं और वो आपको अपीयर होता है। तो एज अ क्लाइंट आप कंप्यूटर पर कुछ भी सर्च करते हैं, आप ब्राउजर पर, लैपटॉप पर, गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और एक रिक्वेस्ट देते हैं। अब वो रिक्वेस्ट जो है वो गूगल के सर्वर्स पर जाती है, और वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए सर्वर हमारा सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने W3 स्कूल्स की वेबसाइट को सर्च किया है, तो अब सर्वर देखेगा कि क्या उसकी डेटाबेस में वो इंफॉर्मेशन है। अगर तो वो इंफॉर्मेशन है तो वो आपको रिस्पॉन्स बैक जो है वो आपकी क्लाइंट साइड पर दे देगा। ठीक है। सिंपल टेक अवे ये है कि ब्राउजर एक क्वेश्चन आस्क करता है, ब्राउजर आस्क का क्वेश्चन, सर्वर जो है वो बैक आंसर सेंड करता है, और फिर जो है वो एक लेस देन अ सेकेंड ये ट्रांजेक्शन जो है वो हैपन हो रही होती है। व्हाट हैपन व्हेन यू सर्च अ वेबसाइट? जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो क्या होता है, आप सिंपली एक नेम लिखते हैं, लेकिन गूगल या जो सर्वर्स हैं वो नेम की बेसिस पे काम नहीं करते, वो नंबर्स की बेस पे काम करते हैं, जो कि IP एड्रेसेस कहलाते हैं। हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसे हम DNS, डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू, ये जो एड्रेस है वो चेंज हो जाता है नेम में, नेम टू एड्रेस और एड्रेस टू नेम। तो DNS जो है वो एक फोन बुक की तरह काम करती है, जिसमें हमारे पास एक से नेम को एक न्यूमेरिक एड्रेस मिल जाता है। तो ब्राउजर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर जो है वो एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर करता है, और फिर उसे जो है वो ब्राउजर अपने पेज पर शो करता है। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ इसमें फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड क्या मतलब है? सारा वो इंटरफेस जो हमें अपनी स्क्रीन पर विजिबल है। फॉर एग्जांपल हम गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे एक वेबसाइट है ट्राई हैक मी। अब ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो कुछ भी ये हमें नजर आ रहा है, ये सब ये क्या है, ये सारे हमारे, ये इंटरफेस है, ये फ्रंट एंड है, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टैग्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये नैव बार है, ये हमारा एक टाइटल पेज है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हमारे ये फुटर है। सो दीज ऑल आर द इंटरफेसेस जो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बटन्स, कलर्स, इमेजेस, टेक्स्ट है, लेआउट है, कोई भी जो अपीयरेंस है वेबसाइट की आपको जो नजर आ रहा है, वो बेसिकली फ्रंट एंड है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं और जो आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टैग्स आ जाते हैं HTML के, और रिएक्ट है इसमें, ठीक है। और बेसिकली ये डाइनिंग एरिया है कि रेस्टोरेंट का, जहाँ पर आपको चीजें दिख रही हैं, ठीक है। अब बैकएंड क्या है? बैकएंड व्हाट हैपेंस बिहाइंड द स्क्रीन, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है, डेटा मैनेज होता है, ठीक है। हमारी स्क्रीन पर फॉर एग्जांपल एक शॉपिंग, एक वेबसाइट है, जहाँ पर हमें हमें तो एक तमाम आइटम दिख रही होती हैं, ठीक है।
लेकिन उन आइटम्स की लिस्ट के वो किस तरह से आ रही हैं, उनमें कितनी रिडक्शन हो रही है, ठीक है, उनको कितने उनके ऑर्डर्स आ चुके हैं, और अगर एक आइटम अब खत्म हो चुकी है तो उसको उन्होंने शो करना है कि वो एम्प्टी है। तो ये सारी डीलिंग, मैनेजिंग डाटा की, डाटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, वो किस तरह से ऐड हो रहा है, किस तरह से डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ये सारी चीजें जो हमारा बैकएंड डील करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लॉगिन और सिक्योरिटी चेक करते हैं, ठीक है, जब हम एंटर होते हैं किसी भी वेबसाइट में अपने अपने नेम के थ्रू, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू, ईमेल और पासवर्ड के थ्रू, तो हमारा फ्रंट एंड, तो हम सिर्फ एज अ फ्रंट एंड हम सिर्फ डेटा एंटर कर रहे होते हैं, हम पासवर्ड दे रहे हैं, हम ईमेल दे रहे हैं, बट बैकएंड में वो सिक्योरिटी चेक हो रही होती है कि क्या ये लॉगिन क्रेडेंशियल जो हैं, पासवर्ड और जो ईमेल, वो एक यूजर के वही है जो वो एंटर कर रहा है, और अगर नहीं तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये काम हम बैकएंड में डील करते हैं। ये बेसिकली हमारा नोड, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी के थ्रू हम इसे रन करते हैं, इनके इनकी इंटीग्रेशंस के थ्रू। और बेसिकली ये किचन है एक रेस्टोरेंट का, जहाँ पर हमारी सारी चीजें प्रिपेयर हो रही हैं, ठीक है। डाइनिंग एरिया वो है जो हमें नजर आ रहा है एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, जो हम देख रहे हैं किसी भी वेबसाइट पर, वो हमारा डाइनिंग एरिया, ठीक है। हम किचन तो नहीं देख रहे होते किसी भी रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो वो एरिया जो हमें, जहाँ पे हमें सर्व किया जाता है, दैट इज अ वेबसाइट जो एक क्लाइंट देखता है, ठीक है। और बैकएंड वो है जिसे डेवलपर मैनेज करता है, या जैसे किचन जहाँ पर एक शेफ जो है वो वर्किंग करता है। अब प्रोग्रामिंग है क्या? Programming means giving a computer clear step-by-step instructions to follow, written in a specific language it understands. और भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में आप लिखते हैं और कंप्यूटर को देते हैं कि वो एक क्लियर सेट देते हैं आपकी, ये हमारे इंस्ट्रक्शन है, ये परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक टू डू लिस्ट ही बनाते हैं तो अ, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या हमने कोई अगर एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट स्टेप्स यूज कर देते हैं। हम यहाँ पर एक हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, कोई एक हमारा, जहाँ पर हमने कोड लिखना है, और कोई लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हमने काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल अब ना हमने ऐड ही करना है किसी भी नंबर को, तो हमें एक इंटरफेस चाहिए जहां पर हम नंबर्स को ऐड कर सकें, जहां हम नंबर्स ऐड कर सकें, और फिर हमें वो लैंग्वेज लिखनी होगी जिसके थ्रू वो काम होगा। यहाँ क्या होता है प्रोग्रामिंग में, कि हम सबसे पहले स्टेप्स लिखते हैं, एक कोड लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, और फिर कंप्यूटर जो है वो उनको फॉलो करता है। अब मर्ज स्टैक पर आते हैं। मर्ज स्टैक में जो मोंगोडीबी है, बेसिकली वो क्या है, वो एक डेटाबेस है। अब हम यहाँ पर मर्ज स्टैक को ही लेके चलेंगे, या मीन स्टैक को भी लेके, या हम जो है वो पोस्ट ग्रेसक्यूएल को लेके चल सकते हैं। लेकिन मैंने स्लाइड्स में मोंगोडीबी से जो है वो रिलेटेड स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं कि हम इसी डेटाबेस को लेके चलेंगे। ये बेसिकली एक नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है, जिसमें हमारे पास कोई रिजिड कॉलम्स या रोज नहीं होती। जैसे हम एसक्यूएल की बात करें तो वहाँ हमारे पास टेबल रिलेशनल डेटाबेस होती है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है कि टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम में हमारा डाटा स्टोर होता है एसक्यूएल में। लेकिन यहाँ हम जब मोंगोडीबी की बात करते हैं तो ये बहुत फ्लेक्सिबल डेटाबेस है, इसमें हमें ये जरूरी नहीं होता कि हम रिलेशनल डेटाबेस ही क्रिएट करेंगे। इसमें जो डेटा है वो रोज की, वो रिकॉर्ड्स की फॉर्म में स्टोर होता है, जेसन और डॉक्यूमेंट्स की फाइल के थ्रू स्टोर होता है। और इसका स्कीमा बहुत फ्लेक्सिबल है, और इसमें जो है वो हम मोंगोज के थ्रू इसके स्कीमास को डिफाइन करके हम अपने क्यूरी जो है वो रन करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सप्रेस जेएस की, तो एक्सप्रेस जेएस जो है वो एक वेब फ्रेमवर्क है जो जो कि नोड जेएस के अंदर रन करता है। इसमें हम अपने डिफरेंट मेथड्स को, एचटीटीपी के डिफरेंट मेथड्स को रन कर सकते हैं, डिफरेंट राउट्स को रन कर सकते हैं। राउट्स बेसिकली हमारे पास गेट, पोस्ट और पुट और डिलीट के होते हैं, तो इनके थ्रू हम अपनी वर्किंग करते हैं। जब भी हमने किसी वेबसाइट से डाटा को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल हमने रिकॉर्ड्स हैं शॉपिंग के, और हमने जो है वो डाटा की लिस्ट जो है वो प्रोडक्ट्स की गेट करनी है, तो उसके लिए हम जो अपना राउट यूज करेंगे वो गेट का होगा। इसी तरह अगर हमने उसमें कुछ डाटा एंटर करना है तो उसके लिए एक सेपरेट राउट होता है, ठीक है। और अगर हमने डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट का राउट। सो दीज ऑल आर द राउट जिसकी बेस पर हम अपने बैकएंड को डील करते हैं, और उस पर CRUD ऑपरेशन जो क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट,
सो इनके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और एक्सप्रेस में हम डिफरेंट मिडलवेयर्स को यूज करते हैं जो कि हमारी लॉगिंग में और पार्सिंग में हेल्प करती है, एरर हैंडलिंग में हेल्प करती है। फिर अगर हम बात करें रिएक्ट की, तो हमने एज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, एज अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी हम रिएक्ट को यूज करेंगे इस कोर्स में, because it is a JavaScript library for building user interfaces for usable components। अब यहाँ पर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हम जैसे हमने देखा HTML में कि हमारे पास टैग्स होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स की बेस पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार्ड है, जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ कि आर का जो कार्ड है, ठीक है, सो दिस इज अ कार्ड। क्या कर रिएक्ट में अगर हम सिंपल HTML CSS की बात करें, तो ये 4 कार्ड बनाने के लिए हमें 4 दफा इस कोड को लिखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम रिएक्ट की बात करें, तो विद इन 1 कार्ड, एक ही कार्ड को यूज करते हुए हम ये सारे काम कर सकते हैं कि हम एक ही कार्ड पर हम डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स की एक्सेस लगा दें और हम एक ही कार्ड की बेस पर ये चारों रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें नोड जेएस की, तो नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि क्रोम के इंटरनेट की बेस पर बिल्ड हुआ है। और आउटसाइड द ब्राउजर हम इसे जो है वो, यानी ब्राउजर बेसिकली जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए हम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नोड जेएस के थ्रू हम आउटसाइड द ब्राउजर भी अपने जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो ये हमारा मर्न का इंट्रोडक्शन था, जो जो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और एक और बात कि ये सारे पेजेस अब कनेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि मोंगो डीबी है, पहले ये नहीं है, पहले हम काम करते हैं रिएक्ट में। बेसिकली सबसे पहले काम होता है रिएक्ट में, हम अपना फ्रंट एंड रेडी करते हैं, हम यूजर इंटरफेस बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस के थ्रू हम रिएक्ट के जो, रिएक्ट में जो हमने जो भी काम किया होता है, रिएक्ट जो है वो इसको HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे एक्सप्रेस के यहाँ API सर्वर को। और फिर नोड जेएस के थ्रू हम इसकी जो है वो इंटीग्रेशन करवाते हैं, इसके स्कीमास बनाते हैं, जहाँ पर हमने डिफाइन करना होता है कि हम डेटाबेस से जो है वो डाटा को स्टोर करवा रहे हैं, डेटाबेस में डाटा स्टोर करवा रहे हैं, और फिर हम उसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। पहले हमारा जो ब्राउजर, एक ब्राउजर यूआई प्रिपेयर होता है इन रिएक्ट, फिर हम APIs बनाते हैं एक्सप्रेस में, देन वी विल गो टू द रन टाइम जावास्क्रिप्ट नोड जेएस, और फिर हम जो है वो डेटाबेस के थ्रू मोंगो में डाटा स्टोर करते हैं। अब हम मर्ज स्टैक को हमने क्यों चूज किया है फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। पहली बात तो ये कि यहाँ हमारे पास एक ही लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर बात करें बाकी लैंग्वेजेस की, तो समटाइम ऐसा होता है कि हम पाइथन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं जेएस के साथ, PHP को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम दो लैंग्वेज का डील कर रहे होते हैं। अगर हम जावा की बात करें, यहाँ पर हम मर्ज स्टैक को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो पूरी की पूरी वेबसाइट है वो बेस्ड ऑन वन लैंग्वेज है। हमारा जो नोड जेएस है वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम बिहेवियर है, ठीक है, एक्सप्रेस में हम जावास्क्रिप्ट को डील करते हैं, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट है, और मोंगो में भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू जावास्क्रिप्ट की जो है वो डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं डाटा के फॉर्म में। तो इसलिए हम मर्ज स्टैक को यूज करते हैं कि हमारी वन लैंग्वेज फॉर एवरीथिंग। You use JavaScript for both front end and back end. Learn once and use everywhere। और ये बहुत यूजर फ्रेंडली है और बहुत से रियल कंपनीज से यूज करती हैं, मोस्टली फॉर द मर्न स्टैक प्रोजेक्ट जो कि फुल फ्लेज होते हैं, फुल डेवलप्ड होते हैं। और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है, बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली है। अगर हम अब फर्दर रिएक्ट की बात करें, तो रिएक्ट बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से मुराद एक, अब हम लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है, किसी भी एक लैंग्वेज की। तो जावास्क्रिप्ट की ये लाइब्रेरी है जिसमें कुछ हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ हमारे पास फीचर्स होते हैं रिएक्ट में, जो कि फेसबुक मेटा ने बिल्ड किए हैं ताकि हमारे बटन्स, हमारे विजुअल पार्ट जो है अपने वेबसाइट को वो बिल्ड कर सकें। बटन्स हैं, फॉर्म्स हैं, मेन्यूज हैं,
और हमारा जो रिएक्ट पेज है वो, जैसे हम यूजुअली एक वेबसाइट पर देखिए जो हमने डील किया था HTML CSS से, जो हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो रिफ्रेश होता है उसका एंकर टैग, लेकिन यहाँ पर हमें ये फैसिलिटी है कि हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं होता रिएक्ट के थ्रू। यहाँ पर हम स्मॉल रियूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं जिनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। हर हमारा जो वेबसाइट का कंपोनेंट है वो एक, हर वेबसाइट का जो हमारा एक पार्ट, एक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल वो नेल बार है, वो फुटर है, वो बेसिकली एक कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमने इस कंपोनेंट को, जो हेडर है, हमने एक सेपरेट फाइल में बनाया, एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया, और साइड बार को हमने एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया। अब हमारे पेज में, हमारे वेबसाइट में हमें जहां कहीं भी इस हेडर की, इस फुटर की, साइड बार की जरूरत होगी तो हम जस्ट उस एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे कि इसे हम यूज करें। फिर इट अपडेट्स ओनली द पार्ट ऑफ पेज दैट चेंजेस। अब यहाँ पर हमारी ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमारे जैसे पूरी की पूरी वेबसाइट लोड होती है, जब हम यूजुअल बात करें JS की, या जब हमने रिएक्ट को अगर हम डील नहीं करते, लेकिन जब रिएक्ट की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास सिर्फ वही पार्ट वेबसाइट का चेंज होता है जिसे हम, वही पार्ट री रेंडर होता है, वही पार्ट अपडेट होता है जिसे हम चेंज करते हैं। और ये रिएक्ट जो है वो वेबसाइट को बहुत फास्ट करती है कि ऑब्वियसली हमने एक ही बिल्डिंग ब्लॉक को, एक ही कोड के ब्लॉक को हमने अपने डिफरेंट पेजेस में यूज किया है। कोड की रिपीटिशन नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत स्पीड इसकी हाई होती है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। अब डेवलपर्स रिएक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये रियूजेबल है, हम बार बार एक ही चीज़ को लिखना नहीं पड़ता, हम जस्ट एक एक वो कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं किसी भी अपने दूसरे कंपोनेंट के अंदर, किसी पेज के अंदर, और हमारे जो है वो कंपोनेंट, हमारा जो पेज है वो रेडी हो जाता है। ये फास्ट है, फास्टली अपडेट होता है, और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली फ्रंट एंड लाइब्रेरी है वर्ल्ड वाइड, और इजी टू लर्न। अगर आपने जावास्क्रिप्ट की है तो रिएक्ट आपके लिए बहुत ईजी होगी। अब टूल्स, अब रिएक्ट अगर हमने रन मैम, करना है। ये सर। मैम ये एआई के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, या फिर ये जो मांग है या फिर वो सिर्फ पाइथन ही होती है? अच्छा, मुझे क्लियर आवाज नहीं है आपकी, पाइथन की समझ आई है मुझे। मैं कह रहा था ये एआई के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, आप ऐप है? इंटीग्रेशंस, बिल्कुल आप इंटीग्रेशंस कर सकते हैं पाइथन के साथ, डिफरेंट आप APIs यूज कर सकते हैं, डिफरेंट AI मॉडल्स की कर सकते हैं, आप AI को ओके। इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो देर आर सम टूल्स यू नीड बिफोर वी स्टार्ट। सो सबसे पहले जब हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें Node.js चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम Node.js की वेबसाइट पर जाएं, सिंपल आपने यहाँ पर जाकर Node.js लिखना, और इससे जो है वो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी वहां पर जाकर आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से, गेट Node.js, ठीक है। और आपकी वेबसाइट पर ये इंस्टॉल हो, आपके जो वो PC पर इंस्टॉल हो जाएगी, और इसके बाद आपने इंश्योर कर लेना कि अ, ये आपके PC में इंस्टॉल हो गई है। अगर आप VS कोड पर जाकर यहाँ पर नोड हाइफन हाइफन वी लिखेंगे तो यहाँ पर ये शो, ये हाइफन वी है, हाइफन भी लिखेंगे तो यहाँ पर शो, यानी नोट को मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद कहीं भी VS कोड पर जाकर या कहीं भी टर्मिनल पर जाकर अगर आप नोड हाइफन भी लिखेंगे तो ये शो करेगा। अगर यहाँ पर ये शो होता है तो इसका मतलब है कि आपका नोड जो है वो इंस्टॉल हो गया, ये वर्जन शो कर रहा है कि ये वर्जन है मेरे पास नोड का। फिर VS कोड फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी काम करना है तो आपको एक इंटरफेस चाहिए होगा, एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहिए होगा जहाँ पर आप काम कर सकें, ठीक है। तो ये एक फ्री पॉपुलर कोड एडिटर है जहाँ पर हम काम करेंगे, VS कोड है पीछे इसको, जिसकी विजुअल इंटरफेस ये है। और अगर आप में से किसी ने इसे डाउनलोड नहीं किया हुआ तो विजुअल स्टूडियो कोड पर सिंपली जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और फिर हमारा वेब ब्राउजर जो कि यूजुअली हर PC में अवेलेबल होता है, इधर वो क्रोम है, फायरफॉक्स और एज है। अब इंस्टॉल करना नोट जिसको, तो विजुअल तो मैंने ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पर कि ओपन वेब ब्राउजर, डाउनलोड LTS वर्जन, इंस्टॉलर को रन करना और वेरीफाई करना जाकर हाइफन नोड हाइफन वी के थ्रू कि आपके पास ये इंस्टॉल है या नहीं। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक फर्स्ट ऐप बनाने की।
Just give me 1 minute. यस सर। सर शहजाद, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Sorry, sir, I have no question. Well, thank you. सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। For inconvenience. Click हो गया था सर, I have no question. ओके। हेलो मैम सानिया। हेलो मैम सानिया, आपकी तरफ से शोर आ रहा है, कैंडे अपना माइक म्यूट कर लें। ओके, तो हम बात करते हैं क्रिएटिंग योर फर्स्ट रिएक्ट ऐप। हम अपनी पहली सबसे पहली रिएक्ट ऐप को प्रिपेयर कैसे हम क्रिएट करें। अगर हम रिएक्ट की वेबसाइट पर जाएं तो यहाँ हमारे पास क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप के लिए हमारे पास क्रिएटिंग नेक्स्ट ऐप का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि हम रिएक्ट से डील कर रहे हैं, तो हम रिएक्ट ऐप ही बनाएंगे। ये अब npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये एक हमारे पास कमांड होती है जिसे हम यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वाले जो क्रिएट ऐप के थ्रू हम काम करते थे ये डेप्रिकेट हो चुका है, तो अब हम वीट का थ्रू यूज करते हैं क्योंकि वीट हमारे पास ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और ज्यादा फास्ट और परफॉर्मेंस में हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम रिएक्ट की ही वेबसाइट पर जाएं जो react.dev learn है, यहाँ पर हमें डिफरेंट तरह के प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर हम क्रिएट रिएक्ट ऐप कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो जो ऐप है वो यहाँ नेक्स्ट की है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पर इस क्रिएट रिएक्ट ऐप की तरफ जाएं तो यहाँ पर हमारा npx क्रिएट ऐप के थ्रू हम काम करते हैं, लेकिन जो हम अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे वो वीट के थ्रू ही करेंगे क्योंकि हमारी जो ओल्डर जो वेब वर्जन था इसके थ्रू हम सिंपली रिएक्ट क्रिएट के थ्रू अपनी ऐप बनाते थे, वो अब डेप्रिकेट हो चुका है और वो बहुत स्लोअर वर्जन है। ठीक है, तो हम इसी को यूज करेंगे। आपके लिए जानना जरूरी था कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। यहाँ पर हम नेक्स्ट को क्यों यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर वीट को यूज क्यों नहीं कर रहे, और हम यहाँ पर सिंपली यानी यहाँ पर हमने 3 वेबसाइट ली है ना, तो काम हम एक ही कर रहे हैं, क्रिएटिंग का रिएक्ट ऐप। यहाँ पर वो हमें शो कर रहा है कि आप नेक्स्ट ऐप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर ये ऐप का नेम है, इसके थ्रू कर सकते हैं। और जो थर्ड वन हमारा है वो है npm क्रिएट फीट @लेटेस्ट। तो यहाँ हमारे तीनों में फर्क ये है कि ये हमारी नेक्स्ट ऐप को लेकर चलता है। नेक्स्ट बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, और हमारा जैसे हम रिएक्ट में हम बात करेंगे फ्रंट एंड बैक एंड की, तो हमें नेक्स्ट जेएस के लिए फ्रंट एंड बैक एंड अलग बनाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये एक ही पूरे प्रोजेक्ट में हम इसे कवर कर लेते हैं। बात करें हम npx क्रिएटर ऐप की, तो यहाँ पर ये बेसिकली डेप्रिकेट हो चुका है। यूजुअली यूजर जो है वो नेक्स्ट ऐप और वीट पर मूव कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसके थ्रू काम करेंगे जो कि हमारी स्लाइड्स में अवेलेबल है। अगर हम इसको रन करें अपने ब्राउजर अपनी जो है वो आईडीई में, सिंपली हमने क्या करना है, npm क्रिएट वीट @लेटेस्ट, और फिर हमारा जो माई ऐप है वो ऐप का नाम है। ठीक है, ये हमारा नाम कोई भी हो सकता है, हम माई ऐप रख सकते हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट का हमने नाम रखना है तो हम वो रख सकते हैं। मैंने इसको कॉपी किया है, ये है, इसके साथ ये भी हो गया। ज्वाइंट प्रोजेक्ट कर लेते हैं।
जैसे हमने उसको एंटर किया तो हमारा ये हमें पूछ रहा है कि हमने ये वाले पैकेजेस नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, तो हम यहाँ पर ओके प्रोसीड करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, वनेला जेएस का मतलब होता है कि हमारे सिंपली जैसे हमने जेएस पे काम करना है हमें वो, लेकिन हमें वनेला जेएस नहीं चाहिए जो बिल्कुल ही वाइट जेएस होती है जहाँ पर हम हर काम जो है वो खुद से कर रहे होते हैं। हमें रिएक्ट चाहिए, तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम रिएक्ट पर मूव करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमें अब क्या चाहिए, हमें टाइप स्क्रिप्ट चाहिए या जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट से ही मूव करेंगे, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में हम फर्दर फिर हमारे पास कुछ आ जाती हैं, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि हम बिगिनर फ्रेंडली काम करेंगे इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को डील करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली हर एक वेरिएबल की टाइप को देख रहा होता है कि हमारे कोई भी वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, और उसकी टाइप के अकॉर्डिंग ही हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। लेकिन अब हम जो है वो जावास्क्रिप्ट को लेंगे और हम ESLint को यूज करेंगे और यस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस ऐप में तो आप पूछ सकते हैं। ES लिंक क्या है? Can you repeat the step? सॉरी, ESLint जी। ये हमें बेसिकली, मैं सर्च कर लेता है ESLint इंडिया। स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल है जो हम यूज करते हैं। इसमें हमारे डिफरेंट कोड पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हम एस्टैटिक का यूज करते हैं, इस तरह से हम डिफरेंट तरह की चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट सिंटैक्स को यूज करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए हमें कुछ प्लगइन्स को यूज करना होता है और कुछ हुक्स को, तो वो हम ESLint के कोड स्टैटिक एनालिसिस टूल है। इसको फर्दर हम डील करेंगे, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ तक अगर इसकी डेवलपमेंट में, इसके क्रिएशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। सिंपली हमारे जो स्टेप्स है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी ये सारी पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ये npm क्रिएट किया और हमारी ऐप जो है वो क्रिएट होगी। फिर हम cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, हम अपनी ऐप में जाएंगे। यहाँ हमने अपनी ऐप का नेम जो है वो मर्न रखा था, मर्न प्रोजेक्ट, तो हम माई ऐप नहीं cd मर्न प्रोजेक्ट करेंगे और फिर हम npm को इंस्टॉल करेंगे और और npm रन डेव करेंगे, तो हमारा एक लिंक जनरेट हो जाएगा जिसके थ्रू हमारा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जो वेबसाइट है, वो हमारे विजिबल होगी। npm इंस्टॉल क्यों करेंगे मैम? नोड पैकेज मैनेजर, हमने कोई भी काम करना होता है npm इज अ नोड पैकेज मैनेजर, जहाँ पर हमने किसी भी चीज को इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी, जैसे अभी तो हमारा बिगिनर है, बिल्कुल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब हमने कोई भी चीज इंस्टॉल करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमने आइकन्स यूज करने हैं, हमने कुछ जो है वो ऐसे कुछ हमने फ्रेमवर्क मोशन यूज करने जहाँ पर हम 3D ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकें अपने कोड में, या हमने कोई राउटर इंस्टॉल करना है, किसी भी किस्म की फंक्शनैलिटी लाइब्रेरी फीचर को ऐड करने के लिए हम नोड पैकेज मैनेजर को यूज करते हैं रिएक्ट में, जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट तरह के पैकेजेस को मैनेज करते हैं। इट इज अ नोड पैकेज मैनेजर, क्योंकि हम काम नोड पे कर रहे हैं ना, नोड जेएस के थ्रू काम कर रहे हैं, तो ये है। और इसके थ्रू ही हम डिफरेंट चीजें इंस्टॉल करते हैं, यानी नोड npm इंस्टॉल, npm को हम आई भी कह सकते हैं, npm आई इंस्टॉल की जगह हम npm आई भी लिख सकते हैं। और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो npm रन डेव करके जो है वो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट जो वो रन होगा। अभी ये इसकी क्रिएशन होती है कंप्लीट, तो फिर हम रन करते हैं और फिर जो जो बिल्कुल बॉयलर प्लेट कोड है वो हम देखते हैं कि जो इंटरफेस होता है, हम कोई भी रिएक्ट टाइप बनाते हैं तो उसका सबसे पहले इंटरफेस क्या कैसे होता है, फिर हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? और आज हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और कल हम JSX की बात करेंगे कि हम कोड कैसे लिखेंगे रिएक्ट के। मैम ये सेकंड फेज को भी हम 6 वीक में कवर करेंगे? ये सब
Okay. Then I'm gonna stop G2 update. अब हम बात करते हैं इसके फोल्डर स्ट्रक्चर की। तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है और हमारा, डीआर क्या किया सॉरी, था? डीआर क्या किया था आपने? डायरेक्टरी के देखने के लिए कि हमारे क्या क्या चीजें हैं इसमें, हमारे, यानी हमारे पास ये बेसिकली ये हमारा कोई भी एडिटर होता है, वहां पर हम डिफरेंट तरह के यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर DIR है, डायरेक्टर में जो भी चीजें हैं उनको शो करने के लिए क्लियर मैंने यूज किया था, इसको क्लियर करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास CD होता है चेंज डायरेक्टरी करने के लिए। MKDIR होता है ताकि हम कोई भी डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर बना सकें। तो ये डिफरेंट तरह के कमांड्स हैं। इसका बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी कमांड्स जो आपको पता होनी चाहिए। CD का क्या मतलब है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं जब आप CD कर रहे हैं। CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी, आप अपना फोल्डर चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल CD डॉट डॉट करने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाती हूँ जो कि बर्न स्टैक है। अब मुझे बर्न स्टैक के अंदर जो मैंने, ये मेरा एक पूरा एक है फोल्डर जहां पर मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया, जो कि मर्न प्रोजेक्ट अभी आप सबके सामने में आया। अब मैंने इसके अंदर जाना तो CD इसके लिए मैं अपने मर्न प्रोजेक्ट को करूंगी। और फिर DIR का मतलब होता है कि मैंने इसमें देखना है कि इसमें मेरे मर्न प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो वो मुझे शो हो रहा है कि यहाँ पर नॉर्मल यूज है, पब्लिक, ऐसा यहाँ पर सारे फोल्डर जो फाइल जो भी हैं वो मुझे शो हो रही है। ठीक है, ठीक है। ओके, क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमारा सबसे पहले तो ये मर्न प्रोजेक्ट हमारा नेम है, और यहाँ इसके अंदर हमारा सबसे पहला जो फोल्डर है वो नॉर्मल यूज का है। अब नॉर्मल यूज का मतलब हमारे वो सारे पैकेजेस हैं जो हमारे अपने हमारे प्रोजेक्ट के लिए यूज होंगे। इसमें हमारे फर्दर डिफरेंट प्रोजेक्ट हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं, हम कोई भी चीज़ यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ हमारे जो है वो नॉर्मल यूज में आ जाती है। इसमें हमारे पास यानी अनलिमिटेड अवेलेबल है चीजें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट गिटहब पर अपलोड करते हैं, स्पेशली जब मर्न का कोई प्रोजेक्ट हो, रिएक्ट का प्रोजेक्ट हो, तो ये की टिक नोड की फाइल आपने लाजमी ऐड करनी है। और इसमें नोड मॉड्यूल्स को खास तौर पर ऐड करना है। नोड मॉड्यूल बहुत ज्यादा हैवी मॉड्यूल जिसमें हमारे पूरे के पूरे रिएक्ट को, जैसे हमारा सारे काम हो रहे हैं, हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, हमारे इंटरफेस शो होगा, हमें बैकएंड को काम करना होगा, डिफरेंट तरह के फीचर्स होंगे। तो नोड मॉड्यूल में हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट की, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की फीचर्स होंगे, मॉड्यूल्स होंगे इसमें जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इसको हम अपने गिटहब पर अपलोड नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा और बहुत ज्यादा हैवी मॉड्यूल है। तो इसको आपने गिट इग्नोर में ऐड कर देना है। गिट इग्नोर बेसिकली एक ऐसी फाइल है जो कि जब आप ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट गिटहब पर अपलोड करेंगे तो गिटहब यहाँ गिट इग्नोर में जो भी फाइल आप यूज करेंगे, इसका मतलब है कि ये फाइल हमारी जो है वो गिटहब पर अपलोड नहीं होगी। यानी नॉट आप पूरे का पूरा प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं लेकिन नॉट मॉड्यूल्स अपलोड नहीं होंगे क्योंकि आपने इसको गिट इग्नोर में ऐड किया। तो जो भी आप गिट इग्नोर का मतलब है कि इसे इग्नोर कर दो, ठीक है? तो रिकमेंडेड यही है कि आप इसको यहाँ पर ऐड करें। जी सर काशिफ। मैम नहीं, गेटिंग ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हुआ है, हमने खुद करना जी है। सर, नहीं इसमें ऐड होता है, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कोई भी और हम फ्रेमवर्क की बात करें, हम इसे डिलीट भी तो कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने ये नहीं करना कि आप इसको ऐड ना करें गिट इग्नोर में। अगर आप रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो नॉन मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, तो ये रिकमेंडेड है कि इसमें आप जरूर ऐड करें। बाय डिफॉल्ट उन्होंने ऐड किया हुआ है, लेकिन इसको बताना जरूरी था कि इसका पर्पस क्या है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे पहले हमारे नॉन मॉड्यूल्स हैं, फिर हमारा पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक में हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो आइकन्स होते हैं, हमारे कोई भी एसेट्स हैं, हमारे पिक्चर्स हैं, वीडियो है, कोई भी हमारे इस तरह से यानी हमारे जो स्टैटिक एसेट्स हैं यहाँ पर वो यूज होंगी। स्टैटिक एसेट्स यानी जैसे कि फेविकॉन है, आइकन्स है डिफरेंट तरह के वो। अब SRC में हम क्या करेंगे, SRC में एसेट में हम यहाँ पर हम अपनी पिक्चर्स ऐड करते हैं।
यहाँ हम पब्लिक में स्टैटिक एसेट्स यूज कर रहे होते हैं, यानी जैसे कि हमारी एसवीजी है, कोई भी आइकन है, और जो हमारे पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, कोई हमने फाइल शो करनी है, तो यहाँ वो हम अपने एसआरसी, बेसिकली द सोर्स फोल्डर, जो हमारा वर्किंग एरिया है जहाँ हमने काम करना है। एसेट्स में हम डील करते हैं अपने पिक्चर्स हैं, कोई भी हमारी हमारी वीडियो है, हमारी इस तरह की चीज़ें, उनसे डील करते हैं। और ऐप जेस हमारा जो है वो ऐप डॉट सी एस एस हमारी पूरी ऐप की ये स्टाइलिंग है। ये जो ये बॉयलर प्लेट है इसका, जो कि पहले से रिटर्न है, हमने खुद नहीं लिखा अभी। और ऐप जेएस हमारी ये हमारी जो है वो ऐप जहाँ से हम अपना ये हमारा रूट कंपोनेंट है रिएक्ट का। फिर हम इंडेक्स डॉट सी एस एस की बात करें तो हमारी इंडेक्स फाइल है, जो कि पूरी हमारे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और ये मेन डॉट जे एस एक्स है, जो कि बेसिक एंट्री पॉइंट है जहाँ से हमने काम करना है। और फिर उसके बाद हम गिट इग्नोर की हमने बात की, ई एस लेंट कॉन्फ़िग, यहाँ पर ये हमारी कॉन्फ़िग फाइल है, ठीक है, जहाँ पर हम ये चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं। और ये इंडेक्स फाइल है, जैसे हमारा HTML की फाइल होती है तो index.html है, काम हम वही कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम स्क्रिप्ट में ऐड करते थे कुछ भी यहाँ पर, तो यहाँ हम स्क्रिप्ट में जब हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, तो हमने स्क्रिप्ट में हम यहाँ पर को भी अपनी CSS की फाइल की स्क्रिप्ट ऐड कर देते थे कि हमारे इससे इसको लेकर काम करो। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम इसी स्क्रिप्ट टैग के थ्रू अपने मेन JSX फाइल को ऐड करें, जो कि हमारी ये फाइल है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये स्ट्रिक्ट मोड का यूज करें, और इस ऐप में अगर हम कंट्रोल क्लिक करें तो हमारा इस फोल्डर में हम चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। और इसके अलावा हमारी पैकेज लॉक जेसन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पैकेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर भी कि हमारे यहाँ पर हमारे पैकेज, हर पैकेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कौन सा वर्जन है, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की कि हमारी डेव डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, तो ESLint है, और कौन सा वर्जन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी जो है वो हमें अवेलेबल है। और पैकेज जो जिसमें हमारे जो जो पैकेजेस हैं वो हमें शो हो रहे होते हैं, ठीक है। कि हम जैसे हमने बात की कि हम काम करेंगे तो npm रन डेफ करेंगे, ठीक है। तो डेफ का मतलब है कि वो वीट को रन कर रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको रन करें, 9:58 हो गए, विद इन 2 मिनट्स हम इसको npm। मिस्टर विंदा, हमारे पास मैक्सिमम 2 मिनट्स हो रहे हैं। ड्रिल बस के मैं टाइम फिर, ऑलरेडी अप हो चुका है, तो इसे प्लीज वाइंड अप कर ओके, लें। श्योर सर, npm run dev, ओके, npm आई कर लेते हैं। अगर नहीं हो सका फिर, यानी अगर प्रोजेक्ट रन नहीं हो सका, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में से रन कर लेंगे। npm run dev, ओके, मॉड्यूल नॉट फाउंड, रिक्वायर स्टैक। शायद कोई इशू है अभी, तो हम इसे इंशाल्लाह कल भी देख लेंगे। तो आज के लिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। मैं इसे कल के लिए देख लेती हूँ। डेफ टीम आ गया, npm स्टार्ट कर सकते हैं अगर, ओके। सो इसे हम कल देख लेंगे इंशाल्लाह कि क्यों अभी वर्क नहीं कर रहा, नोड मॉड्यूल्स हैं। और इसके अलावा आई शायद वर्जन का इश्यू है कोई, तो वो देख लेंगे। एनपीएम आई जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हम? npm आई हम बेसिकली यहाँ जब भी कुछ कहता है ना कि हम आपस कुछ डिपेंडेंसीज नहीं है, तो हम हाँ कहते जी। हैं कि आप तो npm इंस्टॉल के उसमें अगर कोई डिपेंडेंसी मिसिंग है, कोई कोई मॉड्यूल मिसिंग है npm में, कोई नोड पैकेट मैनेजर का, तो वो उसे इंस्टॉल करते। तो मेरा ख्याल है कोई यहाँ पर इशू आ रहा है इसके वर्जन का ही, कि नोड का वर्जन मेरे पास 20 है, और ऐसा कोई इशू है, तो मैं इसको देख लेती हूँ इंशाल्लाह। बहरहाल यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, इसको हम कल डील करते हैं। कोर्स के इंट्रोडक्शन में, कोर्स की ओके मैम आउटलाइन तुमिंदा। में। श्योर सर। ओके मैम तुमिंदा, थैंक यू सो मच। तो किसी एक क्वेश्चन है तो वो स्लैब पे पूछ सकते हैं। हमारा सेशन का टाइम एंड हो चुका है, तो इंशाल्लाह कल हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ सर।